नमस्कार, दिल्ली एनसीआर की खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी आई आमने सामने। केजरीवाल सरकार के किए गए कामों पर ताल ठोकने को तैयार। दिल्ली में 18 फरवरी से शुरू होंगे नर्सरी एडमिशन। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शिक्षकों और बच्चों को दी बधाई। स्कूलों में कोविड नियमों का किया जाएगा पालन। आईआईटी के साथ मिलकर काम करेगी केजरीवाल सरकार। प्रदूषण नियंत्रण पर काम करेगी दिल्ली सरकार। हॉटस्पॉट एरिया में लगाए जाएंगे सुपर मोबाइल साइट। दिल्ली विधानसभा स्थायी समिति ने लिया फैसला। गैर सरकारी संगठनों के अनुदान के बारे में मांगी गई जानकारी। संस्थानों और जिला कार्यालयों को भेजा गया आधिकारिक पत्र। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां केंद्र का चुनाव या राज्य का राजनीतिक दल केंद्र और राज्यों के मुद्दे पर आपस में ही टकरा रहे हैं। लेकिन दिल्ली का नगर निगम चुनाव इस मामले में बाकी नगर निगम चुनाव से बिल्कुल अलग होगा, जहां दो प्रमुख दावेदार निगम के मुद्दों से ज्यादा केंद्र और राज्य के मुद्दों पर टकराएंगे। लगातार 3 बार से दिल्ली के नगर निगमों पर काबिज बीजेपी केंद्र में मोदी सरकार के कामों के सहारे चौथी बार सत्ता में वापसी का सपना देख रही है, तो वहीं केजरीवाल सरकार के कामों पर जनता से समर्थन मांगेगी। निगम के उपचुनाव में अभी से इसकी झलक दिखनी शुरू हो गई है। वहीं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव को जीतने की जिम्मेदारी दुर्गेश पाठक के कंधों पर डाल रखी है और वो लगातार पार्टी के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव पर किन मुद्दों पर जीतेगी, इस सवाल पर आप नेता का कहना है कि दिल्ली की जनता देख रही है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने पिछले 6 सालों से उसके लिए मुफ्त बिजली पानी अपना वादा निभाया है। साथ ही महिलाओं के लिए ट्रांसपोर्ट में मुफ्त आवाजाही भी संभव की है। देश में किसी अन्य राज्य ने इसकी कल्पना तक नहीं की थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ये काम करके दिखाया है। ऐसे में उन्हें पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता अब नगर निगम में बीजेपी को मौका नहीं देगी। बढ़ते हैं आगे, जहां दिल्ली में 18 फरवरी से नर्सरी के एडमिशन शुरू हो जाएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि सभी शिक्षकों को और बच्चों को बधाई। कोरोना को हराकर अब हमें धीरे धीरे अपने स्कूलों की रौनक वापस लानी है। हमारे स्कूल अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। वहीं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट कर बच्चों और शिक्षकों को बधाई दी है। बता दें कि बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि स्कूलों में कोविड नियमों का पालन करते हुए उन्हें सुरक्षित रखा जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अभी हाल ही में ये कहा था कि सरकार नर्सरी में दाखिले की प्रक्रिया जल्द ही शुरू करने जा रही है। दरअसल दिल्ली सरकार ने बुधवार को नर्सरी एडमिशन के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है और पहली एडमिशन लिस्ट 20 मार्च को जारी की जाएगी, जबकि 4 मार्च 2021 को रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख होगी और इस तारीख तक एडमिशन प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। बढ़ते हैं आगे, जहां बीजेपी दूध जलेबी के साथ किसानों से आत्मनिर्भर बजट पर भी चर्चा करेगी और उन्हें मोदी सरकार द्वारा बजट 2021 में किसानों के लिए किए गए प्रावधानों की जानकारी भी दी जाएगी। बता दें कि इसके लिए गुरुवार को दिल्ली प्रदेश कार्यालय में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर, राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के साथ दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी मौजूद रहेंगे, जबकि कार्यक्रम के मुख्य संयोजक प्रदेश किसान मोर्चा अध्यक्ष विनोद सहरावत होंगे। वहीं विनोद सहरावत ने बताया कि दूध जलेबी पर होने वाले इस अनूठे सम्मेलन में दिल्ली के सभी गांवों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आत्मनिर्भर बजट में केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में लागू की गई योजनाओं से किसानों की आय में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, किसान सम्मान निधि योजना हो या मिट्टी जांच कार्ड हो, इससे करोड़ों किसानों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही सहरावत ने यह भी बताया कि मोदी सरकार का लक्ष्य किसानों की आय को दुगना करना है, जिसके चलते फसलों की खरीदारी में लगातार इजाफा हो रहा है और नए मार्केट खोले जाने के लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं। बीजेपी सरकार के दिल में गांव और किसान है, जबकि मोदी सरकार किसानों के हित में हर संभव काम करने में जुटी हुई है।
तो किसानों से आत्मनिर्भर बजट पर अब चर्चा होगी। आपको बता दें कि लगातार किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार प्रयासरत है। वहीं इस दौरान बीजेपी दूध जलेबी के साथ किसानों से आत्मनिर्भर बजट पर चर्चा करने की तैयारी पर है। आपको बता दें कि मोदी सरकार द्वारा 2021 में किसानों के लिए किए गए प्रावधानों की जानकारी भी इस सम्मेलन में दी जाएगी। वहीं इसके लिए गुरुवार को दिल्ली प्रदेश कार्यालय में किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जहां पे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर, राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के साथ दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि कार्यक्रम के मुख्य संयोजक प्रदेश किसान मोर्चा अध्यक्ष विनोद सारावत होंगे। तो किसानों के हित में बीजेपी सरकार लगातार कोशिश कर रही है। किसानों के हित में मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। किसानों के से आत्मनिर्भर बजट पर चर्चा करने के लिए लगातार मोदी सरकार प्रयासरत है। बढ़ते हैं आगे, जहां दिल्ली विकास प्राधिकरण 6,738 करोड़ रुपए से दिल्ली की बुनियादी सुविधाओं को विस्तार देगा। इसका बड़ा हिस्सा नरेला सब सिटी के विकास के साथ मेट्रो फेज 4 के नरेला बवाना रिठाला कॉरिडोर और शहरी विस्तार रोड 2 के निर्माण पर खर्च होगा। वहीं यमुना नदी के काम करने की दिशा में इस साल डीडीए भी काम करेगा और बुधवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में डीडीए बोर्ड की बैठक की गई। बता दें कि बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-2022 का बजट पारित कर दिया गया। इसमें 6,738 करोड़ रुपए से दिल्ली की सूरत संवारने की योजना है। इसके अलावा अलग अलग योजनाओं में प्राधिकरण करीब 6,749 करोड़ रुपए जुटाएगा। आपको बता दें कि डीडीए ने नरेला सब्सिडी के विकास को बजट में प्राथमिकता के तौर पर रखा है। वहीं नरेला में लंबे समय से लंबित योजनाओं के विकास पर जोर दिया गया है। यहां जमीन के विकास, सड़क, सीवरेज, जलापूर्ति, पावर लाइन और ड्रेनेज जैसी सुविधाओं पर डीडीए का जोर होगा। तो आपको बता दें कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के विकास पर अब जोर दिया जाएगा। वहीं नरेला सब्सिडी का भी विकास किया जाएगा। तो डीडीए बोर्ड की बैठक होगी जिसमें उपराज्यपाल शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि इस दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण 6,738 करोड़ रुपए से दिल्ली की बुनियादी सुविधाओं को विस्तार देने की तैयारी में है। तो दिल्ली एनसीआर के प्रमुख शहरों में से एक नोएडा की ट्रैफिक व्यवस्था को इंटरनेशनल स्तर का बनाने की तैयारी चल रही है। इसके तहत शहर के 84 चौराहों पर 1065 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही इन चौराहों को इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से भी लैस किया जाएगा। आपको बता दें कि इस पर 88 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने की योजना है। वहीं नोएडा की ट्रैफिक व्यवस्था को 8 अत्याधुनिक खूबियों से लैस करने की भी तैयारी है। इसके तहत अडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम भी लगाया जाएगा। इसे शहर के 40 चौराहों पर इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे यातायात को सुचारू रखा जा सकेगा। वहीं इस व्यवस्था के तहत गाड़ियों की तादाद के हिसाब से ट्रैफिक लाइट्स बदलती रहेंगी। इसके अलावा स्पीड डिटेक्शन सिस्टम भी लगवाया जाएगा, जिससे ओवर स्पीडिंग को रोका जा सकेगा। आपको बता दें कि ज्यादातर सड़क दुर्घटनाएं ज्यादा तेज गाड़ी चलाने से ही होती हैं। साथ ही नोएडा प्रशासन ने वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड लगाने की भी तैयारी कर ली है और इसे 22 जगहों पर लगाया जाएगा। आपको बता दें कि ये बोर्ड सामान्य जानकारी देने के साथ ही दिशा बताने का भी काम करेगा। साथ ही एएनपीआर कैमरा, आरएलवीडी कैमरा, सर्विलांस कैमरा, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी इस दौरान लगवाए जाएंगे। बढ़ते हैं आगे, जहां दिल्ली विधानसभा की एक स्थायी समिति ने फैसला लिया है, जिसमें पिछले 3 सालों में गैर सरकारी संगठनों को दिए गए अनुदान के बारे में जानकारी मांगी गई है। बता दें कि सामाजिक न्याय और परिवार कल्याण विभाग के तहत सभी संस्थानों और जिला कार्यालयों को आधिकारिक पत्र भेजे गए और इस आधिकारिक पत्र के मुताबिक समिति ने 9 विधानसभा क्षेत्रों से वरिष्ठ नागरिकों के लिए मनोरंजन केंद्रों के विवरण भी मांगे हैं। वहीं आरटीआई उप निदेशक सरोज रावत ने पत्र में यह लिखा है
कि विधानसभा सचिवालय दिल्ली में उप सचिव नीरज अग्रवाल ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए मनोरंजन केंद्र समिति के सदस्यों के बारे में सूचनाएं मांगी हैं। उन्होंने आगे ये भी बताया कि उक्त निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में पिछले 3 साल में एनजीओ को दिए गए अनुदान, सामाजिक कल्याण विभाग की वित्तीय सहायता योजना से जुड़े आंकड़ों के साथ अन्य विवरण भी मुहैया कराए जाएं। तो दिल्ली की विधानसभा की एक स्थायी समिति ने फैसला लिया है। आपको बता दें कि इस फैसले के चलते 3 सालों में गैर सरकारी संगठनों को दिए गए अनुदान के बारे में जानकारी मांगी गई है। वहीं सामाजिक न्याय और परिवार कल्याण विभाग के तहत सभी संस्थानों और जिला कार्यालयों को आधिकारिक पत्र भी भेजे गए हैं। बढ़ते आगे, जहां दिल्ली की केजरीवाल सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने को लेकर एक्शन मोड में है। सरकार किसी जगह पर प्रदूषण के स्रोत का पता लगाने के लिए आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, टेरी के साथ मिलकर काम करेगी। आपको बता दें कि वास्तविक समय पर होने वाले प्रदूषण के स्रोत का पता लगाकर सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। वहीं तीनों की ओर से विकसित तकनीक को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रेजेंटेशन दिया गया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस तकनीक को दिल्ली में लागू करने के लिए तीनों के साथ मिलकर काम करेगी। अगर हमें वास्तविक समय के आधार पर प्रदूषण के स्रोत का पता चल जाएगा तो हमें तुरंत कार्रवाई करने में मदद करेगा। अब इसका प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा और कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इस तकनीक पर काम शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत हॉटस्पॉट वाले एरिया में सुपर साइट और मोबाइल साइट भी लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार देश की पहली सरकार होगी जो एक वास्तविक समय में प्रदूषण के स्रोत का पता लगाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करेगी। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने को लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी भी अपनाएगी। तो दिल्ली सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अब फैसला ले रही है। आपको बता दें कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार लगातार प्रयासरत है। वहीं पायलट प्रोजेक्ट लाने की तैयारी में है दिल्ली सरकार, जिसको कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद तकनीकी तौर पर इस प्रोजेक्ट पर अब काम किया जाएगा। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार इस तकनीक को दिल्ली में लागू करने के लिए आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर और टेरी के साथ मिलकर काम करेगी और अगर वास्तविक समय के आधार पर प्रदूषण के स्रोत का पता लग जाएगा तो हमें तुरंत कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। और अब दिल्ली वासियों को केजरीवाल सरकार सौगात देने जा रही है। जी हां, दिल्ली में सर्कल रेट में कमी करने के बाद अब होम लोन की ब्याज रेट भी घटा दिए गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम लिमिटेड ने लोन की ब्याज रेट 7.45% से घटाकर अब 6.75% कर दी है और लोन पर ब्याज रेट कम करने के बाद 1 लाख रुपए के महीने पर 760 रुपए किश्त देनी होगी, जबकि इससे पहले 803 रुपए की किश्त देनी पड़ती थी। वहीं दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि इससे दिल्ली वालों को बड़ी राहत मिलेगी। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह ही केजरीवाल सरकार के नेतृत्व में सर्किल रेट घटाने का फैसला लिया गया था। साथ ही दिल्ली सरकार ने आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्तियों के सर्किल रेट को 20% तक कम करने का फैसला लिया है। बता दें कि अब सर्किल रेटों में कमी से दिल्ली की आम जनता को अपने परिवार के लिए घर खरीदने का सपना साकार हो पाएगा। साथ ही दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम लिमिटेड के चेयरमैन राजेश गोयल ने बताया कि दिल्ली सरकार के फैसले के साथ ही आवासीय ऋण लेने के लिए ब्याज दर को 7.45% से घटाकर 6.75% तक कर दिया गया है। ये दरें निजी बैंकों के मुकाबले बहुत कम है। इससे दिल्ली वासियों को हर महीने की किस्तों के भुगतान से भी राहत मिलेगी और किस्तों में राहत मिलने से जहां ऋण लेने वाले लोगों पर दबाव कम होगा, वहीं इस बचत से वे अपने परिवार के लिए खुशियां भी जुटा सकेंगे। तो दिल्ली में अब मकान खरीदना
आसान हो गया है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली वासियों को तोहफा दिया है, जिसमें दिल्ली में सर्किल रेट में अब कमी कर दी गई है। आपको बता दें कि सहकारी आवास वित्त निगम लिमिटेड ने लोन की ब्याज रेट 7.45% से घटाकर अब 6.75% कर दी है, जिससे अब दिल्ली वासियों का अपना घर होने का सपना साकार हो पाएगा। तो अच्छी पहल केजरीवाल सरकार की। वहीं दिल्ली वासियों को ध्यान में रखते हुए केजरीवाल सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, जिससे दिल्ली की जनता को अब घर खरीदना काफी राहत का काम महसूस होगा। आपको बता दें कि दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम लिमिटेड ने लोन के ब्याज रेट अब कम कर दिए हैं। बता दें कि पहले ये ब्याज रेट 7.45% थे, वहीं अब इस ब्याज दर को घटाकर 7.45% से घटाकर 6.75% कर दिया है, जिससे लोन पर ब्याज रेट कम करने के बाद 1 लाख रुपए के महीने पर 760 रुपए की किस्त देनी होगी, जबकि इससे पहले 803 रुपए की किस्त देनी पड़ती थी। वहीं दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जनता को ध्यान में रखते हुए और दिल्ली की जनता के सपने को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया है। बढ़ते आगे, जहां दिल्ली की सीमाओं पर अपनी मांगों के समर्थन में किसान लगातार डटे हुए हैं। बता दें कि आंदोलन को नए सिरे से मजबूत करने के लिए संगठनों का मंथन भी जारी है। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि आगे की रणनीति तैयार की जा रही है, इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा इस मुद्दे पर बैठक करेगी। किसान संगठनों के मुताबिक ये बैठक काफी अहम होगी, क्योंकि चक्का जाम के बाद नए सिरे से आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सभी पहलुओं पर फैसले लिए जाएंगे। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के डॉक्टर दर्शन पाल ने यह भी कहा कि आगे की रणनीति के लिए बैठक में सभी पहलुओं पर चर्चा करने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और अब तक सरकार से बात करने के लिए कोई भी संकेत नहीं मिले हैं। साथ ही दर्शन पाल ने ये भी जानकारी दी कि ट्रैक्टर रैली और चक्का जाम के बाद आंदोलन और मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए संगठनों का मंथन लगातार जारी है। तो कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर अपनी मांगों के साथ किसान लगातार डटे हुए हैं। आपको बता दें कि इस दौरान आंदोलन को नए सिरे से मजबूती प्रदान करने के लिए संगठनों का मंथन भी जारी है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के डॉक्टर दर्शन पाल का कहना है कि आगे की रणनीति तैयार की जा रही है, जिसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा इस मुद्दे पर बैठक करेगी। वहीं बैठक में किसान संगठनों के मुताबिक कई पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। वहीं चर्चा के बाद कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। और मेट्रो यात्रियों को जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है। आपको बता दें कि लगभग 6 महीने बंद रहने के बाद संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी एहतियात के साथ मेट्रो सेवाएं शुरू हुई और इस दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए एक सीट छोड़कर बैठने का नियम भी लागू किया गया। अब दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सरकार से ये आग्रह किया है कि डीटीसी बसों की तर्ज पर सभी सीटों पर यात्रियों को सफर करने की इजाजत दी जाए। इस पर मंजूरी मिलते ही मेट्रो सेवाएं लॉकडाउन से पहले की स्थिति में आ जाएंगी। आपको बता दें कि मेट्रो सेवाएं बहाल होने के बाद से कोविड संक्रमण से बचाव के लिए सामाजिक दूरी का पालन, सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। वहीं डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक डॉक्टर मंगू सिंह ने कहा कि स्टेशनों पर भीड़ न होने देने का भी ध्यान रखा जा रहा है और अब ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को सफर का मौका देने के लिए डीटीसी बसों की तर्ज पर मेट्रो में भी राहत मांगी गई है। साथ ही स्टेशन पर भीड़ न होने देने के लिए 1 या 2 एंट्री और एग्जिट गेट ही खोले गए हैं। वहीं यात्रियों के प्रवेश में भी डिस्टेंस का ध्यान रखा जा रहा है। आपको बता दें कि मेट्रो सेवाएं बहाल होने पर यात्रियों की संख्या 1/3 रह गई थी। वहीं डीएमआरसी प्रबंध निदेशक का कहना है कि ऑफ पीक आवर के समय मेट्रो की फ्रीक्वेंसी कम करने की बजाय बढ़ाई गई, जिससे यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग के पालन में दिक्कत न आए।
बढ़ते आगे, जहां कोरोना संक्रमण की वजह से 11 महीने से बंद 6वीं से 8वीं तक के स्कूल खुलने जा रहे हैं। आपको बता दें कि गाजियाबाद प्रशासन ने इन स्कूलों के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। वहीं स्कूल प्रबंधन को गाइडलाइंस का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा और पालन न करने पर स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई भी की जाएगी। बता दें कि जिला विद्यालय के निरीक्षक के अनुसार मार्च से क्लास 1 से लेकर 5वीं तक के स्कूल खोलने के लिए भी गाइडलाइंस जारी कर दी जाएंगी। वहीं कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं तक के स्कूल 10 फरवरी से 50% छात्रों के लिए खोल दिए गए हैं, जिससे जिला प्रशासन ने और कोरोना के बचाव को लेकर शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन को विशेष दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं जिला विद्यालय निरीक्षक रवि दत्त ने बताया कि शासन के आदेश के बाद सभी स्कूलों को कोविड-19 गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना है। साथ ही स्कूल खोलने से पहले पूरे परिसर और को सैनिटाइज भी किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान हैंड वॉश और डिजिटल थर्मामीटर की व्यवस्था भी की गई और स्कूल आने वाले सभी स्टूडेंट्स की जांच भी की गई। वहीं क्लासरूम में छात्रों के बीच 6 फीट की दूरी रखते हुए बैठने की व्यवस्था भी की गई। आपको बता दें कि स्कूल प्रबंधन को सभी अभिभावकों से लिखित अनुमति भी लेना है, ये भी अनिवार्य किया गया और अभिभावकों को अनुमति के लिए बाध्य नहीं करना होगा, ऐसा भी गाइडलाइंस में कहा गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दिल्ली एनसीआर की खबरें। नमस्कार।